नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्तइंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी दूरदर्शन भवन के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ से इस कहानी को इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में खास करके झरिया कोलफील्ड के बारे में, झरिया माइंस के बारे में, झरिया माइंस फाइट के बारे में, अंडरग्राउंड माइंस के बारे में, या फिर जो इनंडेशन है उसके बारे में जितनी भी बातें कही जाती है उसमें शायद 80% बातें गलत है। सन 75 में 27 दिसंबर को 75 में चास नाला कांड हुआ था। मैं आई विटनेस हूँ। मैं उन दिनों इंडियन नेशन अखबार पटना में काम करता था। चास नाला कांड में जिस तरह से दो पिट के बीच में खुदाई करते समय पानी का बहाव हुआ, एक अंडरग्राउंड माइंस से दूसरे माइंस में, और उस माइंस में 375 श्रमिकों की जान गई थी। उसके बाद 1994 में न्यू केंडला कोलियरी में इनंडेशन हुआ। मैं संडे अखबार में काम करता था, आनंद बाजार पत्रिका। उस माइंस फाइट के उस अंडरग्राउंड माइनिंग जो इनंडेशन हुआ था उसमें 55 लोग मारे गए थे। उसी तरह घासली टांड में उसमें 74 व्यक्ति मारे गए थे। सन 73 में जब कोयला सेक्टर का, कोयल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन के बाद में सही मायने में कोयला के जो क्षेत्र है उस सारे क्षेत्रों का लूट शुरू हुआ। क्या श्रमिक या फिर क्या सरकारी पदाधिकारी, क्या मंत्री, क्या संतरी, कोल इंडिया और कोल इंडिया के जितने सब्सिडियरी हैं उनके जितने अधिकारी थे, वहाँ पे कोल माइंस में जितने माफिया थे, चाहे वो सूरजदेव सिंह हो, नौरंगदेव सिंह हो, बच्चा सिंह हो, बहुत तरह के जो माफिया थे 70 के दशक से लेके, इन लोगों ने कोयला के क्षेत्र को जितना ज़्यादा दोहन किया उसका परिणाम आज कोयला क्षेत्र में माइंस फाइट है। अंडरग्राउंड माइंस से लेके सरफेस फाइट तक पूरा झरिया का इलाका आज आग के बैठा हुआ है। पूरा झरिया नीचे, जमीन के नीचे आग, और ऊपर में हजारों हजार परिवार। सरकार या स्थानीय प्रशासन या कोल इंडिया या BCCL, CCL जिनके क्षेत्र में ये माइंस फाइट है, वो सभी अधिकारी इस बात का दावा करते हैं कि माइंस फाइट कम हुआ है। हकीकत ये है कि माइंस फाइट आज भी उतना ही खतरनाक है जो आज से 20 साल 25 साल पहले थे। अंडरग्राउंड माइंस में जिस तरह से बालू को भरा जाता है, जाना चाहिए, वो बालू नहीं भरा जाता है। तो अंडरग्राउंड माइंस है, उस माइंस में माइनिंग के बाद जिस तरह से उस माइंस को भरा जाना चाहिए बालू से, वो भरा नहीं जाता है। परिणाम ये हुआ कि पिछले 40 वर्षों में उस माइंस के एरिया में बालू माफिया का जन्म हुआ।
सैकड़ों नहीं हजारों बालू माफिया हैं। कोयला माफिया तो हैं ही। सूरजदेव सिंह के बाद से लेकर आज भी कोयला क्षेत्र में सैकड़ों नहीं हजारों माफिया है। कुछ माफिया बाहरी हैं, कुछ माफिया चाहे वो बीसीसीएल के हों, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड के हों, या बीसीसीएल के कोल इंडिया लिमिटेड के जितने सब्सिडियरी हैं उनके हो, अधिकारी हों, नेता हों, राजनेता हों, ये तमाम लोग कोयला के क्षेत्र को नोच के नेस्तो नाबूद कर दिया। कोयला क्षेत्र में खास करके कोल इंडिया लिमिटेड या बीसीसीएल या सीसीएल या ईसीएल, इसमें जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने स्कीम को बचाने के लिए सारे काम करते हैं। कि आजादी के बाद भारत में 2 दर्जन से अधिक कोयला मंत्री बने होंगे, या उतने ही संख्या में करीब करीब जो सचिव होते हैं, कोल सेक्रेटरी, वो भी बने होंगे। 2 दर्जन या दर्जनों कोल इंडिया के चेयरमैन बने। भारत कोकिंग कोल, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड या उसके जितने भी सब्सिडियरी हैं उन तमाम के सीएमडी और एमडी, बहुत सारे लोग बने। बहुत सारे अध्ययन अध्यापन हुआ विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके जो माइंस फायर के मामले में और इनंडेशन के मामले में, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके मामले में अनगिनत रिपोर्ट्स हुए होंगे, अनगिनत उसमें जांच पड़ताल हुई होगी। लेकिन हकीकत यह है कि सन 73 के बाद जिस समय इसका नेशनलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से आज तक पिछले 50 वर्षों में कोयला के मामले में, कोयला क्षेत्र के मामले में, माइंस फायर के मामले में, या पानी का जो जवाब अंडरग्राउंड होता है उसमें बहुत ज्यादा का परिवर्तन नहीं हुआ है। आज हालात यह है कि पिछले 50 वर्षों में कोयला के क्षेत्र में लोगों ने कोयला को जितना एक्सप्लॉइट किया, लोग धनाढ्य हो गए। जो सड़क पे वहां रेडी लगाते थे वो आदमी आज करोड़ों की गाड़ी में चलता है, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक भी हो गया है। लेकिन जो श्रमिक है, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक है, या झड़िया कोलफील्ड के एरिया में जो माइंस फायर के एरिया में लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी आज भी बदतर है। उस क्षेत्र में रहने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बीमार नहीं होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सांस की बीमारी नहीं होगी, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको हृदय की बीमारी नहीं होगी। लेकिन यह है, सवाल यह है कि हम सिर्फ आंकड़े को दिखा के यह कह देना कि हमने माइनिंग एरिया में, कोल माइंस में या फायर जोन एरिया में हमने बहुत ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर ली है, यह गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान में आंकड़े को इकट्ठा करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह है। स्पॉट पे जाने के बाद वो कितना अध्ययन और कितना अध्यापन किया, कितनी जांच, कितनी पड़ताल की, इस बात की यह हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह के अधीन आता है। लेकिन जब आंकड़े को संकलित कर आंकड़े को रिलीज किया जाता है, चाहे किसी भी स्तर पे, तो लोग समझते हैं कि शायद यह खत्म हो गया या कम हो रहा है। कोयला क्षेत्र में, झड़िया कोलफील्ड में आज वही स्थिति है जो आज से 50 साल पहले थी। आज कोयला क्षेत्र वीरान हो गया है। हम दिल्ली में बैठ के, या हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, और हमारे दाहिनी तरफ कोयला मंत्रालय है, बहुत सारे अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री शंत्री यहां बैठते हैं। हम यहां बैठ के माइनिंग एरिया में, जो क्षेत्र में जो माइंस फायर है, जो 300-400 फीट अंदर इनंडेशन, जहां पानी का जमाव हो जाता है, जो अंडरग्राउंड माइंस है उसमें पानी भरता है, लोग मरते हैं, उसका पड़ताल नहीं कर सकते हैं, हम वहां देख नहीं सकते। Rinki Kumari has been working at India's largest coalfield since she was only 8 years old. पूरा जोड़ लगा के काटना पड़ता, आप तो देख ही रहे होंगे। It's technically illegal for her to be here, देखिए करता, but she risks her life every day to help feed her family. She inhales toxic smoke
and often burns her hands and feet. अपना जान को खेल के देने के लिए सुरक्षा का सामान कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसा ही आते हैं। But at 17, she still endures these brutal conditions with a smile. बहुत थक जाते, जैसे लेके जाने के बाद अपना बिस्तर पर पड़ जाते। We followed this young woman to see why people here keep working in such a risky business, generation. झड़िया माइनिंग एरिया में लुधना, बस्ताकोला, कुस्तोड़, ईस्ट झड़िया, बुल्गारिया, कजूमा, बड़ोड़ा, गोविंदपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुंडा, पीवी एरिया, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो आज आग पे खड़ा है। यह क्षेत्र कब जमीन के अंदर चला जाएगा यह कहा नहीं जा सकता है। यह अलग बात है कि पिछले 50 वर्षों में या नेशनलाइजेशन के बाद इस दिशा में, या नहीं कहेंगे कि बीसीसीएल की तरफ से या कोल इंडिया की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। पहल की गई है, लेकिन पहल की जो उपलब्धि होनी चाहिए, जितने पैसे, कितने हजार करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं, लेकिन जो सरफेस पे आज माइंस फायर दिख रहा है, वो सरफेस पे इन कामों की उपलब्धि नहीं दिख रही है। नीचे नहीं। ऊपर चढ़ जाइए ना। हाँ। लोग आदत हो गया है। ये वाला बात बोलेगा ना क्वेश्चन पूछना। लोग आदत हो गया है। कि जो यहाँ का जो आ रहा है स्मेल गैस का, वो हम लोग का बुझाता ही नहीं। आदत हम लोग का आदत हो गया है। इस तरह से लोगों को आदत सा बड़ा वाला घर वाला थोड़ा यहाँ बुझा दो। देखिए ये
फटा है ना हाँ, जमीन। क्रैक हो गया। हाँ वहाँ नल था पानी पीने वाला ये रेलवे लाइन हुआ करता था। ये वाला सब इसे शेयर खान करके वो जो है दांत में रख दिया है। वो सारे नियमों ये ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर झरिया कोल फील्ड में माइनिंग का जो हिस्ट्री है वो करीब करीब 130 साल पुराना है। ये करीब 1894 में माइनिंग की शुरुआत हुई है और माइंस फायर ये तकरीबन 107 साल पुराना है। पहला माइंस फायर ये 1916 में दिखाई दिया था। 80 के दशक से मैं धनबाद को जानता हूं। झरिया एरिया में जितने भी माइनिंग एरिया है या फायर जोन एरिया है, उन तमाम फायर जोन एरिया को मैं घूमा हूं, देखा हूं। उस जमाने में सैकड़ों हजारों कहानियां इस पे किया गया था। सत्तर के दशक के बाद कोयला क्षेत्र में जब बीपी सिन्हा का वर्चस्व था, बीपी सिन्हा उस जमाने में, यह नहीं कहेंगे कि कोयला माफिया, लेकिन कोयला के क्षेत्र में एक निर्विवाद एक नेता था। बीपी सिन्हा की हत्या जिस कदर हुई थी और फिर उस हत्या के बाद जिस तरह सूरजदेव सिंह ऊपर आए थे, बीपी सिन्हा हत्या के बाद झरिया कोलफील्ड में सूरजदेव सिंह का वर्चस्व हुआ। सूरजदेव सिंह भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अभिन्न मित्र थे। यह जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चंद्रशेखर जी धनबाद में सिंह मेंशन भी पहुंचे थे। और जब अखबार वालों ने उनसे पूछा कि आप एक कोयला माफिया के घर में पहुंचे हैं, तो उन्होंने सूरजदेव सिंह के पक्ष में उनका पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि यह कोयला माफिया दूसरे के लिए हो सकते हैं, ये मेरे मित्र हैं। सवाल यह है कि कोयला के क्षेत्र में भारत के जितने भी राजनेता हैं या अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनका उस क्षेत्र में इतना ज्यादा क्यों आना जाना होता है? भारतवर्ष में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6,50,000 6.5 लाख गांवों में इन राजनेताओं का शायद उतना ज्यादा वर्चस्व या उतना ज्यादा आना जाना नहीं होता जितना कि कोयला क्षेत्र में होता है। स्वाभाविक है कि धनबाद और झारखंड, आज का झारखंड के क्षेत्र में इन मंत्रियों का आना जाना इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है कि कुछ तो गलत हो रहा है कोयला क्षेत्र में। जो चीज होना चाहिए था वहां के कर्मचारियों के लिए, कोयला क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों के लिए, चाहे वो बीसीसीएल में काम करते हो या कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडियरी में काम करते हो, उन्हें जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। वहां एक अलग प्रकार का, एक अलग तरह का माफिया, चाहे वो सोशल माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे पॉलिटिकल माफिया हो, विभिन्न प्रकार के माफियाओं का वहां जन्म हुआ और वो माफिया ही कोयला क्षेत्र में चला रहे हैं। अभी लोग देख के आदमी लोग आएगा, चलिए ना उधर रहिए, से बाहर हो जाइए, आगे जाएगा वो वहाँ से
चाहे राजनेता हो या कोल इंडिया के अधिकारी हो या कोल इंडिया के जो सब्सिडियरी हैं उनके पदाधिकारी अधिकारी हो, एक जो नीयत साफ होनी चाहिए, वो साफ नीयत की किल्लत है। और यही साफ नीयत का नहीं होना पिछले 100 वर्षों में कोयला के क्षेत्र में झरिया कोलफील्ड में आग का अंडरग्राउंड माइन से सरफेस तक आना एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि इसमें अभी तक 2300 से ज्यादा 2300 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2300 करोड़ यह राशि छोटी नहीं है, लेकिन इस राशि को खर्च करने के बाद झरिया माइंस फायर एरिया में या झरिया के पूरा कोलफील्ड में जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव नहीं है। आज एक एक व्यक्ति प्रत्येक दिन मृत्यु की सांस ले रहे हैं। जिस घर में वो रहते हैं वो घर कब सबसाइड कर जाएगा ये उन्हें मालूम नहीं है। आंकड़े चाहे सरकारी हो या कोल इंडिया लिमिटेड के हो या उनके सब्सिडरी को, आंकड़े हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर भी यहाँ पे कहा जाता है कि इस क्षेत्र में करीब 12,323 परिवार को शिफ्ट करना था। ये सभी परिवार 70 जो खास फायर जोन एरिया है उस एरिया में रह रहे हैं, जो अंडरग्राउंड फायर्स भी है, जहाँ पे सरफेस फायर्स भी है। इसमें करीब 2110 लीगल टाइटल होल्डर है, यानी वो जमीन के मालिक है। वहीं पे कहा जाता है कि 10,213 नॉन लीगल टाइटल होल्डर है। हाँ, जिला प्रशासन का कहना है कि जो नॉन टाइटल होल्डर है, जो जमीन के मालिक नहीं है, वो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए। अब सवाल यह है कि उस क्षेत्र में तकरीबन यह अनुमान है कि करीब 118.50 मिलियन टन कोयला उस क्षेत्र में है। आंकड़े कहते हैं कि इस क्षेत्र में करीब 595 साइट ऐसे हैं जहां जो आग से प्रभावित है। इसमें बरोड़ा, गोविंदपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुंडा, पीवी एरिया, बस्ताकोला, लोधना और इसके अलावा 70 अन्य बहुत ही खतरनाक क्षेत्र हैं जो माइंस फायर से प्रभावित है। वैसे कोयला मंत्रालय ये पिछले 50 वर्षों से यही सुनते हुए आए हैं, इसी तरह के रिलीज भी देखते आए हैं। When she gets home, she cooks the coal to make it usable as fuel. जैसे अभी लगाएं तो रात भर लग ही जाएगा और इसको पकने के लिए यही 6-7-8 घंटे लगेगा। Rinki makes about 800 to 900 rupees a week selling coal in the market to locals and restaurants. In India, that's about $11, roughly the cost of a pair of sneakers.
But the risks don't end when she leaves the mines. And the same thing that helps Rinki support her family is also making them sick. Coal deposits contaminate nearby rivers and streams, especially during monsoon season. और जैसे कि पानी लाने को बहुत समस्या यहाँ पे है, तो पानी लाते हैं कुआं से और फिर घर का काम करते, बर्तन उर्तन झाड़ू पोछा। आगे मैया। Nearby hospitals like this one are overflowing with patients who work in the mines. Dr. Ramesh Kumar Sharma sees about 150 patients a day. हेल्थ प्रॉब्लम जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, आजमा का केस हो गया, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है। Jharia's air quality is one of the worst in the world. The coal underground has been burning for more than 100 years. Experts say it catches fire on its own when exposed to oxygen. Flammable gases like methane. कोयला मंत्रालय इस बात का दावा करता है कि झड़िया मास्टर प्लान के तहत कोयला क्षेत्र में वैज्ञानिक कदम उठाए गए हैं और वैज्ञानिक कदम के उठाने के बाद करीब 17.32 वर्ग किलोमीटर में जहां ये माइंस फायर था उसे घटाकर 1.80 वर्ग किलोमीटर में लाया है। यह अगर सही है तो शायद काबिले तारीफ है, और अगर सिर्फ ये आंकड़े का खेल है, डाटा जो भारतवर्ष में आंकड़े को एकत्रित करने वाले गिरोह है, उस गिरोह के आंकड़े का एक अंश है, तो यह हजारों हजार परिवारों के जान माल के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। Now, the fires have spread so much that BCCL is moving thousands of families out of Jharia. But the process has been slow. Many locals say they don't want to move far away from the mines where they work. Others are mistrustful of BCCL's motives. फिर हम लोग को भगाने के लिए सर BCCL रच रहा है, रचना कि आप लोग को भी भगा करके यहाँ से कोयला हम निकालेंगे। Insider reached out to BCCL for comment but did not hear back. Coal consumption is on the decline in many countries, but not here. विडंबना यह है कि दिल्ली सल्तनत में वातानुकूलित एयर कंडीशन रूम में बैठ के लोग माइंस फायर के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने कभी झड़िया कोलफील्ड को देखा नहीं, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइनिंग हो, वो माइंस फायर की बात करते हैं। यह दुर्भाग्य है। वहां 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे मजदूर वहां कोयले को काटते हैं। उस अंडरग्राउंड माइंस फायर में या अंडरग्राउंड माइनिंग में जब किसी गलत कटाव के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी का बहाव हो जाता है तो चासनाला कांड हो जाता है। झड़िया माइंस फायर के बारे में अगर 10 जगह का आंकड़ा एकत्रित किया जाए तो 10 तरह के आंकड़े बताते हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी आंकड़ा बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, चाहे वो कोल इंडिया का हो चाहे कोल मिनिस्ट्री का हो या जो इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठन है, वो किसी भी दो आंकड़े में तालमेल नहीं के बराबर।
विगत 107 साल 107 ईयर्स में झड़िया में माइंस फायर है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओवरग्राउंड माइंस हो। आज जो वैज्ञानिक हैं जो इसके देखरेख करने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि ये अवैज्ञानिक तरीके से माइनिंग होने के कारण माइंस फायर हुआ। लेकिन इन 107 वर्षों में या आजादी के 76 वर्षों में हम कौन ऐसा तीर चला दिए, कौन ऐसा वैज्ञानिक काम किए जिससे ये माइंस फायर बंद हो? नहीं है। ये अलग बात है कि इसमें हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्च हो गए। आखिर खर्च हुए तो फिर गए कहां? कोयला क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, खास करके जो माइनिंग एरिया में अंडरग्राउंड माइंस या ओवरग्राउंड माइंस में कोयले का खदान में काम करते हैं, कोयला काटते हैं, कोयला निकालते हैं, उस उत्पादन को लेकर, उसके आंकड़े को लेकर हम विश्व में इस बात की चर्चा भले कर लें कि भारत में कोयले का उत्पादन इतना होता है, लेकिन उन श्रमिकों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में शायद किसी भी लोगों का, चाहे बीसीसीएल हो, कोल इंडिया हो, ईसीएल हो, कोई भी आदमी इस दिशा में कोई बेहतरीन पहल नहीं हुआ या अभी तक नहीं हुआ जिससे कि उस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षित रखा जाए। यह अलग बात है कि कोयला क्षेत्र में कोयला माफियाओं का जिस तरह से अभ्युदय हुआ, आज भी कोयला माफिया जिस तरह से वर्चस्व बनाए हुए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चाहिए तो यह था कि इस दिशा में भारत के न्यायालय को, खास करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, अभी पिछले 107 वर्षों में माइंस फायर को लेके या माइंस फायर के कारण जितने भी लोग मारे गए हैं या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन श्रमिकों के रक्षार्थ जितने भी पहल करने का दावा किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को एक जुडिशियल सर्वोच्च न्यायालय अपने नजर से खुद देखे, जांच करे, पड़ताल करे। तो अभी लोग देख के आदमी लोग आएगा, चलिए ना उधर रहिए, इससे बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए, वहाँ से बाहर चलिए ना, हो गए लोग आगे जाएगा, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा, वहाँ से बाहर हो जाएगा, देख क्या रहा है फिर आदमी। बाबू का नाम बाबा चीरते हुए चले गए हमारे जगह।